दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव में अब सिर्फ 72 घंटे बचे हैं। 72 घंटे बाद जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने वाली है। लेकिन दिल्ली का चुनाव यह सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि जिसे तीसरे नंबर पर माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इस मामले में कि चुनाव जीतने से ज्यादा कई बार हार कर जीतने वाले भी बाजीगर बनते रहे हैं। इस मकसद से ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जिस प्रकार से अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के वोटर्स का ठीक ठाक झुकाव कांग्रेस पार्टी के प्रति दिख रहा है, उससे उत्तर प्रदेश के पीडीए गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी की जो जोड़ी मैदान में थी और कांग्रेस पार्टी के प्रति जो झुकाव दिखाई दे रहा था, या फिर बिहार में जिस प्रकार से माइनॉरिटी, दलित और काफी हद तक सवर्णों के बीच झुकाव दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरह से पश्चिम बंगाल की जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि आखिर कौन से कारण है जिस वजह से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती ज्यादा गाढ़ी दिखाई दे रही है। कारण यही है कि कांग्रेस के रिवाइवल की परिस्थितियां न पैदा हो जाए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन इस बात का अंदेशा बीजेपी को भी होगा कि अरविंद केजरीवाल यदि चुनाव हारे, आम आदमी पार्टी की जगह यदि बीजेपी की सरकार आई, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से जाएगी ही नहीं, बल्कि 27 में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तर बंध सकता है। तो आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तर बंधने से फायदा किसे होगा? स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी को। और इसीलिए दिल्ली के रण में राहुल गांधी अब आखिर तक दम लड़ाए हुए दिखाई देते हैं। तो साफ जाहिर होता है कि दिल्ली का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि दिल्ली का चुनाव रास्ते के कील कांटे को दुरुस्त करने वाला बनता जा रहा है। और अगर अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हारी, तो तय मानिए कि 162 लोकसभा सीटें वाले राज्यों में कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल की परिस्थिति पैदा होगी और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बाई एंड लार्ज यानी अंततः बहुत बड़े राजनीतिक नुकसान का सौदा होगी। चाहे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हो, चाहे बिहार की 40 हो या बंगाल की 42 हो, बड़ी संख्या में इधर के अल्पसंख्यक और दलित मतदाता दिल्ली में बसे हुए हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रो कॉर्पोरेट नीतियां हैं, उससे अपर कास्ट भी यानी जनरल कैटेगरी के वोटर भी इन तीनों राज्यों में टूट रहे हैं। लेकिन जो सेफगार्ड, पॉलिटिकल सेफगार्ड दिखाई दे रहा है दिल्ली में कि हाउ टू चेक कांग्रेस, कांग्रेस को कैसे रोका जाए, और इसमें आम आदमी पार्टी एक टूल बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या दिल्ली की जनता तात्कालिक तौर पर भाजपा को रोकने के लिए वोट करेगी, या 2025 के बाद से कांग्रेस के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करेगी? इस चुनाव के नतीजे में पता चलेगा। तो क्या है दिल्ली, और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों वाला जो ये राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, ये 162 लोकसभा सीटों वाले राज्यों की कैसे राजनीतिक भूमिका और अगले दशक की राजनीति को तैयार करता हुआ दिख रहा है? इन सब परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और बीबीसी हिंदी के साथ लंबा वक्त बिता चुके समीरात्मज मिश्र जी के पास। समीरात्मज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि इनका एक यूट्यूब चैनल है द ग्राउंड रिपोर्ट, जरूर देखिए। बहुत सटीक राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक विश्लेषण ये प्रस्तुत करते रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और जरूर देखिए इनके चैनल को। समीरात्मज जी, पहले सवाल पर हम आपके पास आते हैं। दिल्ली में कहा जा रहा है कि खास करके जो दलित और माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाके हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और उसमें ठीक है, बल्ली मारान और चांदनी चौक के जो इलाके हैं उसमें दिल्ली के ही पुराने बासिंदे हैं। लेकिन जो बाकी इलाके हैं जहां दलित माइनॉरिटी के लोग बड़ी संख्या में बसे हैं, उन इलाकों में बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश से आकर रहने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। और सियासत जब दिल्ली में अपना रुख बदलती है, और खासकर उन तबकों में जिन तबकों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अंततः इस चुनाव का इंपैक्ट किस दिशा में जाएगा। क्या लगता है, कांग्रेस ने अगर 10% वोट भी हासिल कर लिए तो दिल्ली का नतीजा क्या होगा? देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल
स्पष्ट है जो आप कह रहे हैं ये कि कुछ सीटों पर कांग्रेस ने फोकस कर रखा है। शुरू में हमने भी इस पर चर्चा की है और ऐसी लगभग 15 से 20 सीटें हैं, खास तौर से 15 के करीब सीटें हैं जिस पर वो मजबूती से लड़ ही नहीं रही है, मजबूत स्थिति में वो दिखाई पड़ रही है। और जी शुरू में ये लग रहा था कि शायद कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ये दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से किया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं पर हमले किए अरविंद केजरीवाल ने, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो 2013 से पहले उन्होंने अन्ना आंदोलन के समय किया था, जब आंदोलन के जरिए वो पार्टी में आने की कोशिश कर रहे थे, उससे ये साफ साबित हो गया। उसी से आपके पहले प्रश्न का उत्तर वहीं से मिलना शुरू हो गया कि ये क्या दिखा रहा है, कांग्रेस पार्टी की मजबूत मौजूदगी किस तरफ ले जा रही है। और इसको ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वो उनको हराने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अपनी पार्टी मजबूती के लिए, अपनी मजबूती के लिए 15 साल का शासन चलाया। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हर बार हराया, लगातार 3 बार। तो ऐसी बात नहीं थी मजबूत स्थिति में। आपने, चूंकि हम दुष्प्रचार इसलिए कहेंगे कि आपने किसी भी आरोप को साबित तो किया नहीं, तो दुष्प्रचार के जरिए उस सरकार के खिलाफ उसके वोटर्स को आप ले आए अपनी तरफ। अब उसके बाद ये भी रहा कि केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस कमजोर हुई, तो यहां भी रही और आपने लगातार जीत हासिल की। तो वो आपका एक बड़ा जो हिस्सा वोट था, मतदाता वर्ग कांग्रेस पार्टी का, वो आपकी तरफ गया ज्यादातर। ऐसा नहीं कहेंगे कि सब चला गया, बीजेपी की ओर भी गया है। लेकिन 10 साल से ज्यादा आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, दिल्ली राज्य में है, और 10 साल से ज्यादा हो चुका है केंद्र में भी। दोनों पार्टियों के बीच पूरे चुनावी मैदान में, तो एक ही दिन और कल का बचा हुआ है प्रचार का, पूरा का पूरा फोकस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तरह से दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। आम आदमी से जुड़े मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए अगर देखा जाए तो, और वो उठाती गई। और उसने ये बताया कि ऐसा नहीं कि हम ये आपको केवल वादे कर रहे हैं, ये हम देंगे नहीं, हमने 15 साल डिलीवर किया है इन चीजों को। तो निश्चित तौर पर वो जो 15 साल का शासन इस बार, हालांकि बहुत एक ऐसा भी मतदाता वर्ग है जो उसने 15 साल के शासन के समय, उस समय बच्चा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन अब वो वोटर बन गया है, पर बहुत सारे लोग देखा हुआ है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि ये कांग्रेस पार्टी को मजबूती तो यहां मिलेगी। पूरी उम्मीद ये दिखाई पड़ रही है कि जो सीटों का टोटा पिछले 2 बार से, उसकी सीटें यहां पर नहीं आ रही हैं, सीटें भी आएंगी। और नुकसान जाहिर सी बात है, चूंकि पूरी की पूरी विधानसभा की सीटें ही लगभग आम आदमी पार्टी के पास है, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी हक का होगा। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 3 विधानसभा चुनाव से हम लोग वोट बैंक देखें तो 32-34% के आसपास ही है। उसको अगर कुछ ज्यादा मिलता है तो ठीक है, इतना भी अगर मिला तो उसकी सीटें जरूर बढ़ेंगी। तो इसमें जो सीटों के लिहाज से भी, वोट परसेंटेज के लिहाज से भी, सारी चीजों के लिहाज से नुकसान आम आदमी पार्टी का होना है। ये जरूर है कि ये नुकसान किस हद तक होता है, क्या वो सरकार नहीं बना पाएगी, इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है, या सरकार बनाएगी सीटें कम होंगी, ये तो तय है कितनी कम होती है। पर एक बात अभिषेक जी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जो आपने कहा कि दलित वर्ग का, पिछड़े वर्ग का और जो माइनॉरिटी का ये रुझान जिस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव से पहले ही हम देख रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर, और खास तौर पर राहुल गांधी की वजह से जो बढ़ रहा है, ये पूरा पैन इंडिया ये अपना प्रभाव दिखा रहा है। और इस वजह से न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि और भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पश्चिम बंगाल, उन सभी को उससे एक खतरा महसूस हो रहा है। और निश्चित तौर पर महसूस होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का रिवाइवल होगा तो निश्चित तौर पर उनमें कमजोरी आएगी। लेकिन इन सब में समाजवादी पार्टी ने बहुत बुद्धिमानी के साथ लोकसभा चुनाव में भी उसका परिचय दिया, विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी ने उसके साथ इनजस्टिस जरूर किया, या उसको इग्नोर किया, इनजस्टिस हम क्या कह सकते हैं, इग्नोर किया। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बुद्धिमानी का परिचय दिया और दूरदर्शिता का परिचय दिया, सीटों का वितरण किया और उसका फायदा उठाया, वो अगले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ वो गठबंधन निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि उनको उसके परिणाम का पता है, प्रभाव का पता है, किस तरह से जा रही है। और एक बात इसमें एक मेंशन करना चाहूंगा
कि जो समाजवाद से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आप ये देखिए, वो चाहे पिछड़ा हो, वो राहुल दलित, गांधी उठा रहे हैं। आरक्षण हो, जातिगत जनगणना हो, ये सारे मुद्दे राहुल गांधी जोर शोर से उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर समाजवादी आंदोलन जब सत्ता में आया तो कमजोर तो पड़ा ही, आंदोलन को भी, विचारधारा भी उसमें कमजोरी, सत्ता में आने के बाद बहुत सारी परिस्थितियां, उन सब चीजों की वजह से राहुल गांधी जब इन मुद्दों को उठा रहे हैं तो उससे लोगों का उनकी ओर आकर्षण वो बढ़ रहा है और एक भरोसा भी बढ़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। और जहां कांग्रेस की सरकारें आई वहां उन चीजों को लागू भी किया गया तुरंत। तो ये चीजें दिखा रही है कि ये देश भर में एक जो मोबिलाइजेशन हो रहा है बड़े तबके का, वो अगले आने वाले दिनों में राजनीति को बहुत व्यापक तौर पर प्रभावित करने वाला है। जी, नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, उस मुद्दे पर हम आएंगे, लेकिन एक चीज देखिए, आपको याद दिलाना चाहेंगे समीरात्मक जी, खासकर दिल्ली में कांग्रेस को यदि हम माने तो उसके लिए शून्य से शुरू करने की स्थिति है। भूल जाइए कि कभी वो सत्ता में थी, और यही वास्तविकता है कि वो जीरो से शुरू करें। और जब जीरो से शुरू करने की बात होती है तो कांसी राम एक बात बार बार कहते थे, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। और उन्होंने इसका परिचय भी दिया कि 1989 का विधानसभा चुनाव हारने के लिए, 91 का चुनाव हराने के लिए, और 93 का चुनाव जीतने के लिए लड़ा। आपको याद होगा सब कुछ, जी हाँ, जी कि बहुत बिल्कुल सामगोई के साथ। तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी कमोबेश अभी वही स्थिति है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हार भी जाए तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल रह के ही क्या किए भाई, 7 की 7 लोकसभा सीटें तो तीनों बार भाजपा को गई, 14, 17 और 19, तीनों बार से लगातार। तो बीजेपी की सेहत पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आखिर एलजी के माध्यम से शासन तो वही कर रही है। जी, लेकिन एक सेफगार्ड जो बीजेपी के लिए दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस का रास्ता रोके है। दिल्ली में तो पुलिस भी किसके पास है? भाजपा के पास है। तो ऐसा भी नहीं है कि अल्पसंख्यकों को कोई सिक्योरिटी मिल जाती है अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने से, वो बात भी नहीं है। ये तो एकदम क्लियर है, शीशे की तरह साफ है। सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली में आज की तारीख में आप चुनाव हारती है तो स्वाभाविक है कि चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। मुझे नहीं पता कौन हारेगा कौन जीतेगा, हम एक परिस्थिति की चर्चा कर रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो चुनाव जीतेगी कांग्रेस पार्टी, सॉरी भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो स्वाभाविक है कि जो एंटी बीजेपी वोटर अभी आम आदमी पार्टी की तरफ पिछले 2-3 चुनाव से एक तरफा झुका हुआ था, और कांग्रेस की तरफ जो अभी रुझान दिखा रहा है, वो पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होकर के आ सकता है। और जब दिल्ली में शिफ्ट होगा तो पंजाब की हालत आप जानते हैं। दिल्ली में न्यूक्लियस यदि बिखरा तो भगवंत मान के पास न तो कोई पॉलिटिकल समझ बहुत बड़ी है, न ही उनके साथ कोई बहुत बड़ा इस तरह का एक कैनवास है, पॉलिटिकल कैनवास, जिससे वो पंजाब में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर सके। तो पंजाब भी बिखरेगा तो फायदा भाजपा को नहीं होना है। अकाली दल पहले से बिखरा हुआ है, पंजाब बिखरने का मतलब होगा कि पंजाब कांग्रेस के हाथ आएगा। और दिल्ली आने के बाद, पंजाब की परिस्थितियां वैसी बनने के बाद, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस की अहमियत बढ़ेगी। पहली बात, बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार पर बुजुर्गियत हावी हो रही है, उम्र हावी हो रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी के लिए बंगाल में दिख रहा है कि ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सामने उनके खड़ी है, तो माइनॉरिटी और दलित का भी एक बड़ा सेक्शन ममता बनर्जी की पार्टी को, चाहे वो पसंद करे या ना पसंद करे, उनके साथ रहना उसकी मजबूरी है। वो परिस्थितियां खत्म होंगी। और तीसरी बात, तेजस्वी यादव के लिए तो सबसे वल्नरेबल स्थिति है। ये क्या आपको लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार, और स्वाभाविक है आपकी हार मतलब भाजपा की जीत, यदि ऐसा होता है तब मुझे नहीं पता क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है कि 162 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के दुर्दिन आने वाले हैं, यूपी बिहार बंगाल की 162 सीटों पर? देखिए अभिषेक जी, और राज्यों की परिस्थितियां अलग है। ये तो बात है कि अगर वहां पर इंडिया गठबंधन के साथ अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान, मतलब मुसीबत वाली स्थितियां बननी ही बननी है, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नहीं बनती है जिसकी संभावना भी नहीं दिखाई पड़ रही है, बननी ही है। पर अगर हम दिल्ली की बात करें और दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है
अगर हार जाती है, चुनाव है उसमें कुछ भी हो सकता है। ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल आपने जैसा कहा कि पंजाब की सरकार बहुत स्टेबल नहीं रहेगी, भले ही बहुमत की सरकार है, और रही भी तो कम से कम अगले चुनाव के बाद वो कितनी रह पाएगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद कि राज्य भले आधा अधूरा है दिल्ली, लेकिन दिल्ली है, राजधानी में है, तो इसका इम्पैक्ट है, प्रभाव है उसका बहुत सारा, कई सारी चीजें हैं, मीडिया का कवरेज आपको मिलता रहता है, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस मामले में तेज है भी। पर दिल्ली की सत्ता अगर हाथ से चली जाती है तब ये पार्टी बहुत कमजोर हो जाएगी, और फिर इसके लिए संकट की स्थितियां बन जाएंगी। और इसके लिए संकट की स्थितियां बनने का मतलब ये है, सीधे तौर पर जो स्पेस इसने जिससे लिया है वो स्पेस उसी के पास जाएगा, क्योंकि दिल्ली में दूसरा कोई कांग्रेस का स्पेस लेने के लिए तैयार नहीं हुआ है, और ना ही पंजाब में तैयार हुआ है, जो रहे भी वो कमजोर हो चुके हैं। लेकिन और राज्यों में जहां पर, और दूसरे राज्यों में, पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम बिहार और उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं कांग्रेस के, उनके साथ उसका गठबंधन का रिश्ता मजबूत है और ये मजबूती बनी रहेगी। तो इनके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो मतलब वो इन जगहों पर फायदा समीरात्मक जी एक लाइन में बताइए जी, दिल्ली में यदि भाजपा जीतती है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अवसर में आपदा वाली स्थिति होगी। आपदा में अवसर तो आपने सुना था, मैंने उल्टा कर दिया, अवसर में आपदा। अवसर में नहीं, मुझको ऐसा नहीं लगता है अभिषेक जी। देखिए ये ठीक है कि वो एक उसका मतलब दिल्ली जीतना उनके लिए सपना है, तो कॉन्फिडेंस उनका बूस्टअप होगा, ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो जाएगा दूसरे राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी का बेस नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या उनके लिए राजनीतिक चुनौती है वो कांग्रेस की वजह से, लेकिन यहां पर जीतने और हारने की वजह से, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 10-12%, 15% वोट लाती है, सीटें कितना लाती है इसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, वोट तो लाना तय है। इतना वोट भी उसका यहां पर पाना, ये मजबूत स्थिति इसको दिखाएगा कि किस तरह से उसका रिवाइवल हो रहा है, और जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं उसका कितना लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है वो उसको दिखाएगा। और ये केवल समीरात्मक जी एक छोटी सी बात कर रहे हैं, सवाल शुरू, अगले सवाल के पहले आपको याद होगा 89 में उत्तर प्रदेश का चुनाव, लोकसभा विधानसभा एक साथ हुए थे। 8 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, मात्र 8। कांग्रेस 83 से घटकर 15 पर आ गई थी। 85 में 83 सीट कांग्रेस जीती थी लोकसभा में, उससे घटकर 15 पर आ गई थी। विधानसभा चुनाव में भी जबरदस्त बहुमत था, उससे घट के 94 पे आ गई थी। और एक बार वो वोट, ठीक है बोफोर्स की आंधी थी, वो जनता दल को गया, ठीक ठाक वोट, थोड़ा टुकड़ा भाजपा को मिला। लेकिन जनता दल ने जो इम्प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की, मंडल वाली, इम्प्रैक्टिकल ही कहूंगा मैं, क्योंकि जनता दल उस चीज को जो धीरे धीरे लागू करने वाली चीजें थी, उसने एक बार बम्बार्डिंग कर दी, पॉलिटिकल बम्बार्डिंग। उसका नतीजा आपने देखा कि जनता दल भी बिखरा और कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा करके, माइनस माइनॉरिटी जो कांग्रेस का वोट बैंक था उस पर कब्जा करके 1991 में भाजपा 51 लोकसभा सीट और 218 विधानसभा सीटों के साथ सत्ता में आ गई यूपी में। आप ये सब प्रत्यक्ष है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे 1.5 साल बाद क्या हो गया था, सबने देखा था क्या हुआ था। दिल्ली में स्वाभाविक है कि अगर भाजपा जीत करके आती है, आम आदमी पार्टी जीतती है, तो कांग्रेस का रोड ब्लॉक हो गया फिर से, इस बात पे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर भाजपा जीत करके आती है तो कांग्रेस दिल्ली के साथ साथ पंजाब में रिवाइव कर गई, ये तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अब हम आते हैं अपने सवाल पर, क्या कारण है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा ही दोस्ती निभाते हुए, अरविंद के इनसे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव बहुत ज्यादा ही राजनीतिक दोस्ती दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से? नहीं, आप बिल्कुल सही बात है, आपसे मैं ये कह रहा हूं। देखिए ये चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जैसे कुछ जगहों पे जब गठबंधन भी हुआ, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, इन सबको कांग्रेस के रिवाइव, और चाहे तेजस्वी यादव हो, सबको कांग्रेस के रिवाइवल से अपने नुकसान की आहट दिखाई पड़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या अखिलेश यादव क्या बहुत उससे कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं क्या, बहुत खुशी खुशी? लेकिन वो जान रहे हैं कि कांग्रेस के साथ अब गठबंधन नहीं करेंगे। तो पता चला कि लोकसभा में जो 37 सीटें जीते हैं उनको भी ये मालूम था कि 37 नहीं तो
परिवार की भी सीटें नहीं आएंगी। पिछली बार भी परिवार के लोग हार गए थे और इस बार भी नहीं आती। और एक चीज आपको बता दें, और आपको भी पता है, लोकसभा चुनाव में आपने घूमा, कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं, ये सही बात है, जो मोमेंटम कांग्रेस को लेकर बना था और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से संविधान बचाओ, संविधान दलितों बचाओ के बीच को लेकर, आपको मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो जितनी सीटें उसके पास आज हैं उत्तर प्रदेश में, उससे कहीं ज्यादा होती, उसकी 2 गुने से भी ज्यादा सीटें उसके पास होती। एक तरफा लड़ाई रहती तब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में। लेकिन तो ये बातें अखिलेश यादव को अच्छे से मालूम है। ठीक है, यहां दोस्ती वो निभा रहे हैं और यहां उन्होंने दोस्ती का रीजन भी बता दिया कि हमने ये देखा कि जो पार्टी जहां मजबूत है गठबंधन की, तो ठीक है, उनका लॉजिक भी समझ में आता है। उत्तर प्रदेश में वो कोई इस तरह की गलती नहीं करने जा रहे हैं, जहां तक मेरी अपनी समझ है और मेरी अपनी जानकारी भी है उस पार्टी के बारे में। तो इसलिए उसको लेकर कोई बहुत यहाँ उन्होंने क्या किया, दोस्ती दिखा रहे हैं, उसके पीछे कारण है कांग्रेस का रिवाइवल से उनको बहुत खुशी नहीं मिलने वाली है, लेकिन उनकी राजनीतिक विवशता है कि कांग्रेस को अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि अब जिस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, तो पीडीए का भी पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ खींच रही है। या ये भी ना, तो जो एक तरह से समाजवादी मूवमेंट के तमाम मुद्दे जो उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत चाहे कितनी भी नजदीकी दिखाएं, इसका ना तो ये प्रभाव पड़ने वाला है कि कांग्रेस माइनस बीजेपी कोई थर्ड फ्रंट बनने वाला है, और न ही ये प्रभाव पड़ने वाला है कि दूसरे राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगी वहां छोटी पार्टियां, वहां की क्षेत्रीय पार्टियां जिन्होंने लोकसभा चुनाव किया था, वो करेंगे। दिल्ली की बात अलग है, दिल्ली में भले ही वो समर्थन में आई और प्रचार करने आई वो पार्टियां, वो अलग बात है। एक बुनियादी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे समीरात्मक जी, चूंकि आपने एक तरह से सामाजिक परिवर्तन और उस सोशल चेंजेज के दौर में सियासत को बदलते हुए देखा है और बहुत बारीक अध्ययन आप करते हैं, खासकर सोसाइटी का, इसलिए आपसे जानना चाहते हैं। जैसे संविधान बचाओ का नैरेटिव यूपी में या यूपी के सीमावर्ती बिहार के दक्षिण पश्चिम बिहार में कामयाब हुआ, उसमें एक चीज कॉमन फैक्टर के तौर पर देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी के कमजोर पड़ने से जो बसपा का कोर वोट बैंक था, दलित वोट बैंक, उसके अंदर जो अम्बेडकराइट थॉट था, वो अम्बेडकराइट थॉट को मानने वाले लोगों के भीतर, बाबा साहब को मानने वाले लोगों के भीतर ये भावना आई कि हमारी बात अब कौन कर रहा है। संविधान बचाओ के नैरेटिव के साथ घर वापसी करते दिखे। घर वापसी मतलब कांग्रेस पहले इन सामाजिक समूहों का घर थी, तो घर वापसी करते दिखे, कांग्रेस जिस गठबंधन में है उसके साथ चले जाओ। ये आपने यूपी में देखा दलितों के बीच। अब आपको मैं बता दूं कि दूसरी परिस्थिति क्या हो रही है। जैसे बिहार में महादलित तबका हो या फिर अति पिछड़ा तबका, सबको लग रहा है कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, सक्रिय राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। इसके बाद क्या, इसके बाद उनके आरक्षण की बात, उनके अति पिछड़ा का, उनके जाति जनगणना की बात या महादलित की बात करें तो उनके संविधान बचाओ के नैरेटिव की बात करने वाला कौन है। तो स्वाभाविक है राहुल गांधी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है और उनका फुटप्रिंट वहां दिखाई दे रहा है। बंगाल की स्थिति यह है, जैसा कि मैंने बताया कि बंगाल में तो ममता बनर्जी की चुनावी सफलता इस पर निर्भर करती है कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से हो, ताकि जो 32-33% जो मुसलमान वोट है वो मिले, चाहे या ना चाहे, पसंद करे या ना करे, लेकिन उनको दे। और दलितों का भी जो एक ठीक ठाक तबका है, वो खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बनवा रही थी लोकसभा चुनाव के पहले। इंडिया अलायंस में प्रपोजल वही लोग रख रहे थे, वो और केजरीवाल साहब, क्योंकि उनको वहां के कुछ दलित वोट जो भाजपा में जाते हुए दिखे थे और कुछ उनके पक्ष में थे, उसको टोटली कंसोलिडेट करना चाहती थी खड़गे साहब का नाम यूज करके। अब सवाल ये है कि बंगाल में सीपीएम का फुटप्रिंट आपको पता है कि सत्ता भले ही चली गई है लेकिन कस्बे कस्बे में है, कांग्रेस पार्टी सीपीएम के साथ है। बिहार में भी तेजस्वी यादव की मास अपील अब माइनॉरिटी के बीच बहुत ज्यादा रह नहीं गई है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। इस वजह से अब माइनॉरिटी या भारतीय जनता पार्टी, अभी देखिए नीतीश कुमार वोट काट ही लेते हैं, अपनी सीटों पर तो माइनॉरिटी में, पिछड़ा वर्ग में ले ही लेते हैं। लेकिन सवाल इसके आगे का है कि दिल्ली में यदि आम आदमी पार्टी बाहर होती है तो दिल्ली पंजाब की ही बात नहीं है, बल्कि बात घूम फिर कर आती है यूपी, बिहार और बंगाल की 162 सीटों पर। दिल्ली की 7 सीटें जोड़ दे तो 169 लोकसभा सीटों पर आती है, जो सीधे सीधे जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ठीक ठाक पकड़ बनाई है,
और इन 169 लोकसभा सीटों की बात यदि आप करें तो 2014 का नतीजा क्या था? 2014 का नतीजा था 71 बीजेपी की यूपी में, 22 बिहार में, 93 और 2 बंगाल में 95 और 7 दिल्ली में 102। 2019 का नतीजा क्या था? 62 यूपी में, 17 बिहार में, 79 और 18, 79, 18, 97 और 7, 104। और 2019 में, 2024 में देखिए 102 से 104 हो गई थी 2019 में। 169 की ही बात कर रहे हैं, 169 में 102 से 104 हुई थी। और उसके बाद यदि आप देखें 2024 का नतीजा, जो संविधान बचाओ और जाति जनगणना और तमाम चीजों का मुद्दा भी इसमें आया, हिंदुत्व भी आया, तो इन सारे मुद्दों के घालमेल के बीच बीजेपी कहां रुकी? 33 यूपी में, 12 बिहार में, 45, 12 बंगाल में, 57 और 7 दिल्ली में 64। 40 सीटों का लॉस यहीं पर हो गया सीधा। जो 63 सीटों का लॉस हुआ है लोकसभा में, 40 यहीं पर हो गया है। और ये मुद्दा आगे बढ़ता है तो ये 20-25 के नीचे जा सकते हैं इस इलाके में, हाँ, जहां ये 2004 में पहुंच गए थे जी। तो क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल की पार्टी राजनीतिक तौर पर अवसान की तरफ जाती है तो आने वाले वक्त में यूपी, बिहार, बंगाल में किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिलेंगे और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भी किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को? और ये देखिए अभिषेक जी, मैं फिर से एक बात कहूंगा कि अरविंद के आम आदमी पार्टी के अवसान का जो नहीं, नतीजा मैं आम दिखाई, आदमी पार्टी तक मेरा सवाल नहीं है, एक लाइन में नहीं, मैं क्लियर कर समझ दो। रहा हूं। मेरा जी सवाल जी। यह है कि एक जो ट्रेंड सेट होगा कि बीच वाले प्लेयर को यदि हटाया जाए तो राष्ट्रीय पार्टियों को मजबूत किया जाए, तो जो ताकतवर क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो दिल्ली में जैसे आप अकेले लड़ने चली गई, वो या तो अपने सर्वाइवल के लिए इन पार्टियों के साथ रहेंगे, राष्ट्रीय पार्टियों के साथ, मतलब कांग्रेस के साथ, या फिर वाइप आउट मैं होने के लिए तैयार रहेंगे। उसी उसी बात पर आ रहा हूं। देखिए, अब अभी भी जो स्थितियां हैं, आपको मैं बता दूं कि चाहे उत्तर भारत की अभी भी जो स्थितियां हैं, चाहे बिहार की आप बात कर लीजिए, चाहे वेस्ट बंगाल की कर लीजिए, चाहे बिहार उत्तर प्रदेश की कर लीजिए, और चूंकि पंजाब तो अलग है, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नहीं है, तो वहां आम आदमी पार्टी नहीं है, तो फिर कांग्रेस को उसका फायदा होगा। लेकिन इन राज्यों में अगर सीधी लड़ाई आज की डेट में भी होती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, तो फिर उसमें बीजेपी अभी भी आगे दिखाई पड़ेगी आपको, क्योंकि यही सारे मुद्दे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इन मुद्दों को बीजेपी अभी भी कैश करा पाएगी। आप देख लीजिए महाकुंभ में कितना बड़ा हादसा हो गया, उस हादसे के 2 दिन भी नहीं बीते और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस कॉन्फिडेंस से मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे उनके पक्षधर लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि अभी भी वो जो चीजें हिंदुत्व वाली चीजें हैं, वो अभी भी कितनी मजबूती से उनके साथ है। उनका कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुंभ में मरने वाले कोई वो लोग नहीं है जिनके घरों पे कभी भी बुलडोजर चला जाता है। मरने वाले सारे हिंदू हैं, सनातनी है, सब कुछ है, अपने लोग हैं, इनको कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी तो ये अगर सीधी लड़ाई होती है, यानी अगर आप इसकी कल्पना करें कि कांग्रेस और 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच लड़ाई होगी और वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी हो वो अलग होकर लड़ेगी, इस लड़ाई में तो मुझे लगता है फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। नहीं, मैं अलग होने की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए चैलेंजेस कितने बढ़ेंगे, क्योंकि ये पार्टियां तो स्वाभाविक है दिल्ली से सबक लेंगी और नहीं तो कांग्रेस को साथ रखेंगी। रखे तो उसके बाद तो फिर वो उसके बाद का चैलेंज तो पहले ही हमने बताया कि वो चैलेंज तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है, और ये लगातार जो पिछला अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, ये उसके बाद और मजबूत हुआ है। भले ही हम महाराष्ट्र में और हरियाणा में सरकार नहीं बनी, किन वजहों से नहीं बनी हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये गठबंधन, इस गठबंधन के आगे एनडीए गठबंधन अभी भी पिछड़ेगा इन राज्यों में। ये स्थितियां है, वो उसके लिए चैलेंज बढ़ेगा ही, उसके लिए स्थितियां जो है वो अब उतनी नहीं रह गई हैं जितनी 2019 और 2014 में हुआ करती थी। जी, एक छोटा सा सवाल है समीरात्मा जी, कार्यक्रम खत्म करने के पहले 2 छोटे सवाल है, पहले सवाल पे हम आते हैं। सवाल ये है कि जैसे 2014 में हमने देखा या 19 में देखा जी कि गांव का गांव, मोहल्ला का मोहल्ला, घर का घर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे।
इस ढंग का नजारा था लोगों में, जैसे बोफोर्स के टाइम लोगों को दिखा था, या जैसे जी 84 हाँ। की सहानुभूति लहर में लोगों को दिखा होगा, वैसे ही। लेकिन 24 में मैंने देखा, कई पन्ना प्रमुखों से मेरी बात हुई अपने इलाके में। पन्ना प्रमुखों ने कहा कि अरे क्या पन्ना, क्या प्रमुख, यहाँ तो दिक्कत ये है, अपने लोकल लैंग्वेज भोजपुरी में लोग हमें बता रहे थे, उसका हिंदी तर्जुमा मैं बताता हूँ, कि हुँ। दिक्कत ये है कि घर के जो बुजुर्ग हैं वो राशन पर जा रहे हैं, हुँ, राशन और भाषण पर जा रहे हैं, और नए जमाने जमाने के जो हैं वो एसएससी की हाँ, वैकेंसी पर, तो और अग्निवीर वैकेंसी पर और इन नौकरी पे सब पर जा जा रहे रहे हैं। हैं। हाँ, हाँ। एक ही घर में 2 जगह वोट डालने की प्रवृत्ति, जो आम हुँ, तौर पर एलीट परिवारों में होती थी पहले, वो हुँ, अब नीचे तक पेनिट्रेट करके चली गई। ये हुँ, लोकसभा चुनाव में इस बार का एक बहुत बड़ा चेंजेस दिखा। हुँ, स्वाभाविक है कि सोशल मीडिया जब आएगा तो पहली बार तो किसी आंधी में उड़ा के ले जाएगा। दूसरी हुँ, बार आंधी थोड़ी-सी कमज़ोर पड़ती हुई दिखेगी, और तीसरी हुँ। बार सबके अपने-अपने सोशल मीडिया नैरेटिव होंगे। हर आदमी बिल्कुल। का अपना सेल्फ कॉन्सायंस अपने तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा। ये तो हुँ, स्वाभाविक प्रक्रिया है। हुँ, तो सवाल ये है कि दिल्ली के मतदाताओं के बीच जो वही स्थिति मैंने देखी थी दिल्ली में। आप देखिए दिल्ली के वोटर को मैं बता दूँ, मैं मुखर्जी नगर इलाके में रहता था 13 के विधानसभा चुनाव में। हुँ, वहाँ पोलिंग एजेंट तक नहीं थे आम आदमी पार्टी के कई बूथों पर, और हुँ, पंकज पुष्कर चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी जो बाद में योगेंद्र यादव के साथ चले गए। पंकज पुष्कर तकरीबन 70,000 वोट से जीत गए थे। असेंबली हुँ। का इलेक्शन मुझे अच्छे से याद है। यानी जनता वोट दे रही थी। अच्छा, 48-50 दिन की सरकार में लोगों को लगा कि अरे भाई बिजली पानी का बहुत बिल एनडीपीएल वसूल रहा है। हुँ, उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं भाई केजरीवाल को वोट देना चाहिए, एक तरफा केजरीवाल को दिल्ली में सीटें मिली। हुँ, कमोबेश यही नजारा 2020 में भी दिखा। शाहीन बाग संयोग प्रयोग करते रह गए मोदी जी। अरविंद केजरीवाल के हनुमान मंदिर में जाने वाले हिंदुत्व पर लोगों ने ज्यादा भरोसा किया, हुँ। और अंततः सत्ता आ गई। अब वो स्थिति दिल्ली में भी नहीं है। मोदी जी को तो जनता ने 240 पर ला दिया, जब घर के अंदर से ही 2 जगह वोट जा रहे थे। अब ये स्थिति दिल्ली के वोटर की बन रही है। आपको क्या लगता है दिल्ली अंतिम दौर में, चूंकि 72 घंटे बाद जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करेगी, अंतिम दौर में दिल्ली कहां जा रही है? अब ये जो इसका जो दो बातें आप कह रहे हैं ना, वो चूंकि दोनों ही पार्टियां एक साथ सत्ता में आ रही हैं। केंद्र में हम्म, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, थोड़ा सा बाद में आई, उसके हम्म, पहले आई आम आदमी पार्टी। और हम्म, दोनों ही पार्टियां जिन मुद्दों पर आई थी, जो सब्जबाग दिखाकर आई थी, हम्म, उन्हीं चीजों से वो अब अलग होनी या उससे दूरी उनकी शुरू से ही दिख रही है, लेकिन अब स्पष्ट हो गई। भारतीय जनता हम्म, पार्टी, प्रधानमंत्री के पुराने भाषणों की क्लिप देख लीजिए, लोग चला रहे हैं। वो सारे मुद्दे हम्म, कि डॉलर कहाँ चला गया, तेल कहाँ चला गया, फलाना कहाँ चला गया। उसी हम्म, तरह से अरविंद केजरीवाल की, कि हम ये नहीं करेंगे, हम राजनीति में शुचिता लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, आप जेल चले गए, शराब बेच रहे हैं, जो भी है, आप दोषी नहीं है, हम्म, लेकिन फिर भी आपके ऊपर आरोप तो लगे ही हैं, और सारी चीजें हम्म, लोगों ने देखी भी हैं। आपके चुनाव लड़ने का तौर तरीका भी लोगों ने देखा है। 10 साल पहले जब आप 2013 की बात कर रहे हैं कि बैनर लोग हाथ में पकड़ के लहराते थे, आज इतना प्रचार पे खर्च कर रहे हैं। छोटा सा राज्य है दिल्ली, जितना राष्ट्रीय पार्टियां भी नहीं खर्च कर पा रही हैं। हम्म, तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि आपने जो कहा वो ठीक है, आपने बिजली पानी फ्री किया 200 यूनिट तक का, हम्म, और चीजें, उसका असर है, वो अभी भी है, इंटैक्ट है। हम्म, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का जो वो वोटर है वो अभी भी उनके साथ है, और हम्म, लेकिन उस वो वोटर भी अब तुलना कर रहा है कि इसके तुलना में हम जब कांग्रेस की सरकार थी, तो हमको उस समय भी हमको बहुत सारी चीजें थी, मुफ्त की चीजें नहीं मिल रही थी, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं मिल रही थी। तो वो तुलना हम्म, कर रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी को नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। तो ये दोनों ही पार्टियां अपने एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है, बुरी तरीके से हम्म, जूझ रही है, बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी। हम्म, कांग्रेस पार्टी 10 साल 12 साल से सत्ता में नहीं है, और संयोग की बात है कि कम से कम हम्म, दिल्ली में उसके पास वो सरकार थी जिसको एक विकास का मॉडल विरोधी भी मानते हैं, शीला हम्म, दीक्षित की सरकार को। तो उसको इसका फायदा निश्चित तौर पर मिल रहा है। लेकिन जो रेवड़ियों की बात हम लोग करते हैं, रेवड़ियां खूब असर दिखाती हैं। बीजेपी भी दिखा रही है और आम आदमी पार्टी दे ही रही है। कांग्रेस ने भी कई सारी घोषणाएं की हैं। तो अब लड़ाई इनके बीच में है कि जो लोग
पा रहे हैं उसी पर भरोसा करेंगे या उसको बदलकर दूसरी रेवड़ियां पाने की कोशिश करेंगे, उनमें दिखाई पड़ रही। तो इस समय लड़ाई त्रिकोणात्मक है। न तो ये 20 वाली स्थिति है और ना ही 2015 वाली स्थिति है, बिल्कुल अलग है। जी अब इसमें किधर जनता का रुख जाता है, और जनता का रुख ऐसा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि किसी एक तरफ चला जा रहा हो, वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये त्रिकोणात्मक लड़ाई दिखाई पड़ रही है। अब इसमें परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं एक तरफा परिणाम किसी की तरफ नहीं आएंगे, न तो सकारात्मक तरीके से और न ही नकारात्मक तरीके से। जी, एक संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे। सवाल दरअसल ये है कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी फिसली तो क्या नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है आने वाले समय में? सीधा जवाब, अब तक आप घुमा के दे रहे हैं, क्योंकि ना इंडिया अलायंस तो इंटैक्ट होगा, इंडिया अलायंस और मजबूत होगा, ममता बनर्जी का भी टोन डाउन होगा, अखिलेश यादव तो पहले से परिस्थितियों को समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव अभी तक कांग्रेस पार्टी को बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं, सबका टोन तो डाउन होगा। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, ये चुनौती होगी। और कांग्रेस मजबूत अगर होगी, निश्चित तौर पर अगर आम आदमी पार्टी हारती है और कांग्रेस मजबूत होती है, तो उनके लिए ये बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि जिस अब उसका 2024 का लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए, कितनी बड़ी चुनौती पेश की कांग्रेस पार्टी ने। आखिर 400 पार के नारे से 240 पे आ गए ना, और वो भी और भी नीचे आ गए होते, जैसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे जगह जो है वो विवादित परिणाम आए, जो कुछ भी है, लेकिन 240 पर तो ला ही दिया ना, और 240 पर ला दिया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही रही कि एक बड़े लेवल पर जो मास मोबिलाइजेशन था वो कांग्रेस पार्टी की ओर था। तो कांग्रेस पार्टी की वजह से आम आदमी पार्टी हारती है और दिल्ली में मजबूत होती है, सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती आएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिनों में। अभी बिहार की स्थिति देखिए, अभी उसमें जो इधर उधर वाली स्थिति अभी भी बनी हुई है, तो उसका प्रभाव भी दिखेगा। आपके नीतीश चाचा, ठीक है, लोग कह रहे हैं कि वो अगर आप हार गई समीरात्मक जी, अगर आप हार गई तो फिर नीतीश चाचा जिनको आप कह रहे हैं, फिर वो कह देंगे कि यहाँ मन नहीं लग रहा है, फिर वो सांप्रदायिकता मुद्दा दिखाई देगा। उधर से इधर आते हैं तो सांप्रदायिकता, इधर से उधर जाते हैं तो भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार नहीं सांप्रदायिकता मुद्दा हो जाएगा। बजट में फिर नहीं मिला उनको बिहार के लिए विशेष पैकेज, ये भी अब मुद्दा आ गया है। तो उनका मन वहां से कभी भी जो है वो विमुख हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। और एक चीज और भी है, अगर ये पार्टी मजबूत हो रही है तो ये स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो इसका असर आज की तुलना में भी भारतीय जनता पार्टी की तुलना में देश भर में पैन इंडिया अगर देखा जाए तो ज्यादा है। और जहां आप मजबूत हैं, अगर वहां से आप कमजोर होने लग गए, तब तो फिर आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि जहां वो मजबूत है वहां आप उसको चुनौती अभी भी नहीं दे पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने आएगी। तो इतनी बड़ी चुनौती के लिए क्या नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी तैयार है? दरअसल आम आदमी पार्टी को 2013 में जनता ने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह समझा था, लेकिन स्टॉप गैप अरेंजमेंट कहीं ना कहीं लोगों को, वोटर के बड़े तबके को ये तो नहीं लग रहा कि ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ गार्ड बन गई है। और सेफ गार्ड, भले ही भाजपा और आप में कोई गठबंधन ना हो, लेकिन जो एक बड़े कैनवास पर इस देश की राजधानी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ खड़ी रहती थी, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या शीला दीक्षित, क्या मदन लाल खुराना, उससे आगे निकलकर दिल्ली में क्षेत्रीय पार्टी, हालांकि कागजों पर राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन स्वरूप राष्ट्रीय है नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हाथ में जो दिल्ली गई, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन इस इलाके में, दिल्ली के पड़ोस में दोनों तरफ अपने चुनावी हिंदुत्व को बढ़ाती चली गई। क्या दिल्ली का वोटर इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगा? वैसे भी मैंने पहले ही कहा कि दिल्ली के अल्पसंख्यकों को आम आदमी पार्टी कोई सुरक्षा नहीं दे सकती, अपने विधायकों, अपने मुख्यमंत्री को तो सुरक्षा दे नहीं सकती, न पुलिस उनके पास है, न जमीन उनके पास है। तो जो हालात है दिल्ली में, कोई हालात बदलने वाले नहीं है। तो दिल्ली अंततः क्या इस देश का मुस्तकबिल तय करने जा रही है? देखते जाइए, दिल्ली बदलेगी तो यूपी, बिहार,
बिहार और बंगाल में नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व के लिए दुश्वारियां खड़ी होगी। और दिल्ली में यदि आम आदमी पार्टी यथावत सत्ता में आती है तो भाजपा की तो तात्कालिक चुनावी हार होगी। और जैसा समीरात्मक जी ने कहा, आने वाले वक्त में तीसरी बार यदि अरविंद केजरीवाल जीत कर आ गए तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है, क्योंकि तीसरी बार जब कोई नेता सत्ता में जीत कर आता है तो मत भूलिए क्या होता है। नरेंद्र मोदी जीत कर आए तो लाल कृष्ण आडवाणी समेत पूरी भाजपा उन्हें नहीं रोक पाई। योगी आदित्यनाथ अगर 27 में जीत करके आ गए तो क्या अमित शाह और क्या देवेंद्र फडणवीस मोदी का उत्तराधिकारी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तीसरी बार कोई व्यक्ति इस तरह से जीत के, वो भी अपने बूते, नीतीश कुमार की तरह से नहीं कि कभी इधर से कभी उधर से, अपने बूते कोई जीत करके तीसरी बार आता है तो यकीन मानिए विकल्प की होड़ विपक्ष के बीच बढ़ेगी। और विकल्प की होड़ जितना ज्यादा विपक्ष के बीच बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें थोड़ी सी आसान अपेक्षाकृत होती चली जाएगी। अब देखिए क्या होता है। 5 तारीख को हमारी दिल्ली के वोटर से अपील है, एक नागरिक के नाते अपील है कि आप लोग मतदान में हिस्सा जरूर लें, जिसे चाहे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग जरूर करें। समीरात्मक जी, आज आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।